Hello everyone, welcome back. Today we are going to start with the video, third video, chapter gravitation, science 1. द सेंटर आपने केपलर्स लॉ देख लिया लास्ट वीडियो में. केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, रिमेंबर दैट. ओके, इट आस्क्स इन एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछते हैं केपलर्स लॉ के बारे में, तो प्लीज़ स्टडी दैट. Okay, we'll move further. The center of a mass of an object is a point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having the uniform density is at a geometrical center. This center of mass of an object having uniform density is as its centroid. देखिए कैसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका मास यहाँ पे होगा सेंटर में. लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं हो सकता. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ये शेप में, आयरन का एक पीस है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका वज़न ज़्यादा है. ओके, और जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका वज़न कम है. ये पोजीशन पे इसका वज़न ज़्यादा है और ये पोजीशन पे वज़न कम है. तो सेंटर नज़दीक में कहीं होगा जहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पे आ सके, कॉन्सेंट्रेट हो सके, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. Why did Newton assume inverse square dependence on the distance in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law in this as shown below. देखिए क्वेश्चन है कि न्यूटन ने केपलर की मदद से एक पोस्टुलेट थियरी बनाई. पोस्टुलेट मतलब बनाना. ठीक है, न्यूटन ने, अगर आपने देखा होगा ये डेरिवेशन में, देखिए यहाँ पर F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. मतलब यहाँ पे मास को स्क्वायर में नहीं लिया जबकि डिस्टेंस को स्क्वायर में लिया. ऐसा क्यों? तो इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे ये कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमको पता है. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इज सेंटर सीकिंग फोर्स होते हैं. ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होता है. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड. एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है. वी हैव सीन अर्लियर दैट सच मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे प्लैनेट्स भी है जो सन के चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सभी प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं. This force is called as the centripetal force. If m is the mass of the object, v is the speed and r is the radius of the circle, then it can be shown force is equal to F is equal to mv square upon r. ये एक फॉर्मूला बनता है. देखिए जैसे यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्यों घूम रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये सर्कल में घूम रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी v है, फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का r. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ले लेते हैं m. तो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. सो यहाँ पे F का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता रहेगा. ठीक है, अब आगे देखिए, इफ़ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन. अभी आपको बताया कि हर एक प्लैनेट सन के रिवॉल्व करता रहता है. कंसिडर द अर्थ, ओके, और बाकी भी प्लैनेट. और किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. विल यूज दिस. Where m is the mass of the object, v is the speed and r is the distance from the sun. The speed of planet can be expressed in terms of period of revolution as follows. देखिए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को क्या बोला है? t. दैट इज कैपिटल t, दैट इज टाइम पीरियड. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कैपिटल t होता है, दैट इज t.
मतलब सन के चक्कर लगा रहा है अर्थ, ठीक है। अर्थ सन का पूरा एक चक्कर लगाता है, तो एक रेवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और उसे टी रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट 2πr। अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ। सी हियर, अगर यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है जो पूरा रिवॉल्व करता है, ठीक है, एक पूरा और यहाँ पे एक सन कंसिडर कर देते हैं, ये प्लैनेट कंसिडर कर देते हैं, दिस इज प्लैनेट, ओके, और इसको सन ले लेते हैं एस, और ये प्लैनेट पूरा सन का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सर्कल में एक चक्कर लगा रहा है, तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ व्हाट, 2πr, ओके। तो यहाँ पे यही दिया है, आप देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज 2πr। r इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम लोग ने यहाँ पे क्या, टाइम टेकन को हम लोग ने क्या बोला है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, उसका सिंबल कैपिटल टी है। तो फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, 2πr, और टाइम कितना है, कैपिटल टी, ओके। नाउ सी हियर, एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये फार्मूला में अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं, दिस फार्मूला यू कैन सी f इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, ओके। इन दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, ये f इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। और यहाँ पे v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू ये वाला है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 2πr अपॉन टी। तो ये जहाँ पे v है, v², तो वहाँ पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पूरा वैल्यू, दैट इज 2πr अपॉन टी अपॉन आर। अब ये v² है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सो इज इक्वल टू व्हाट, अब ये पूरे का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। m तो ऑलरेडी भारी है, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन t²। अब यहाँ पे ये ऐसा हम लोग ने किया है, मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, इक्वेशन ये है, f इज इक्वल टू, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो m तो है ही, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, पाई स्क्वायर r² अपॉन t², बराबर है, ठीक है, और अपॉन r है, ये r दिख रहा है आपको, ये वाला r, ठीक है। तो ये अभी मत देखिए, ये वाला देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये r² और ये r है, तो ये वाला एक r है, ये एक वाला r कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4π² अपॉन t², और एक r यहाँ पे बचेगा। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, बराबर से देखिए, 4 है, π² है, r है, ठीक है, m तो है ही ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, m इधर लिख देता हूँ, अपॉन t², ठीक है, समझ में आया आपको। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने क्या बोला है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r² वी गेट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r²। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं r² से, क्योंकि हमें केप्लस का रूल यूज़ करना है। केप्लस लॉ अगर आपको याद है तो केप्लस लॉ क्या था, ये वाला था केप्लस लॉ, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू k, ठीक है। तो मुझे केप्लस लॉ की मदद से थियरी बनाना है न्यूटन को, तो इसके लिए केप्लस लॉ की मदद के लिए हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया r² से। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 4m π² r अपॉन t², बराबर है, ये वाला है, यही लिखा है मैंने इधर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r², तो ऊपर भी r² और नीचे भी r², तो ये क्या बन जाएगा आपका 4m
पाई स्क्वायर आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर, बराबर है। अब इसके बाद ये वाले स्टेप में आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेप, ये देखिए इसके बाद ये देखिए इधर लिखा है 4m, कंपेयर कर सकते हैं आप, पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ये बुक में आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये इनटू है, इनटू का साइन है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, देखिए आर क्यूब है यहाँ पे लिखा हुआ है और टी स्क्वायर भी इधर लिखा हुआ है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये देखिए ये सेपरेट कर दिया मैंने, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, देखिए सर्कल की है आर क्यूब, ये देखो इधर लिखा है टी स्क्वायर, ये देखिए इधर लिखा है, बराबर है। तो इसको अब मैं रब कर दूँ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, केपलर्स थर्ड लॉ सेज दैट टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, जबकि यहाँ पे क्या है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, तो ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक सीधा सिंपल चीज़ है कि अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के है, बराबर, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन के ही होगा ना, उल्टा हो जाएगा उसका, राइट। तो ये के नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर ये सब टर्म कांस्टेंट है, कौन से टर्म कांस्टेंट है, 4m पाई स्क्वायर और के, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, बेसिक इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है ना, 4m पाई स्क्वायर के, बचा क्या आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम, सॉरी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और अगर उसका उल्टा ले लेते हैं हम लोग, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा फोर्स, ओके। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये डिराइव किया न्यूटन ने केपलस की मदद से। Thus, Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. था ना inversely proportional, अभी आपको पता है F is inversely proportional to r square. Newton identified this force, the force of gravity, with the force of gravity and hence postulate, मतलब बनाना, postulate किया न्यूटन ने ये theory, the inverse square of law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the other force in nature, but it is control the universe and decide in future. This is possible because of the huge masses of the planet and stars and other constituents of the universe. देखिए क्या होता है कि वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, दूसरे फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो मैग्नेट को आप लेके आएंगे तो अट्रैक्शन तुरंत होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इट डिसाइड्स द रोटेशन या मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज़, गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, तो इस सब के जो मूवमेंट है या मोशन से जो भी है उनके बारे में स्टडीज़ करना है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आपका आंसर यहाँ से शुरू होना चाहिए इसका, द स्पीड ऑफ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस यहाँ से, ओके, और यहाँ तक ख़त्म होना चाहिए, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, सन तक, यहाँ तक, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछते हैं अगर एग्जामिनेशन में, 50% चांसेस होते हैं, तो आपको ये पूरा डिराइव करना है। रिमेंबर, मार्क द वर्ड, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो करेक्शन कर लीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिएगा एक बार,
प्रिंटिंग मिस्टेक टेक्स्ट बुक में ही है, उसको करेक्शन कर लीजिए। तो दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, फिर भी मैं बाद में आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। लेकिन एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। क्वेश्चन है, आंसर्स ये है, डेरिवेशन एक छोटा सा ये डिराइव करना है आपको। So that's it students. I hope you like this video, and next video में we'll continue the remaining part of the chapters. Okay, thank you so much.